सुप्रभात सभी बच्चों को। आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में। तो हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के पाठ 11, जो कि कविता है। इस कविता का शीर्षक है भारतवर्ष हमारा। इस कविता को लिखा गया है बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा। नवीन इनका उपनाम है, इनका पूरा नाम बालकृष्ण शर्मा नवीन है। तो बालकृष्ण शर्मा के बारे में हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद इनके द्वारा लिखी गई इस कविता को हम पढ़ेंगे। तो बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने के मदाना नामक गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा आरंभ हुई और उच्च शिक्षा के लिए ये शाजापुर आए। इन्होंने उज्जैन से कक्षा 10वीं और कानपुर से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके उपरांत यानी कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत, उस 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने के पश्चात यानी कि बाद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट एवं श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने पढ़ना छोड़ दिया और गांधी जी के आह्वान पर राजनीति में ये सक्रिय हो गए। इनको राजनीतिक वातावरण से शीघ्र ही आकृष्ट किया और इसी से वे सन 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन को देखने के लिए वहां गए। स्वतंत्रता आंदोलन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसीलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी इनके भीतर प्रकट हुई। चिंगारी इनके भीतर जाग उठी। किन चीजों की? यानी कि राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कुछ समय तक इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। इनके कर्म क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। तो कर्म क्षेत्र मैंने यहां लिखा है, ये कवि भी रहे हैं, जो कवि हैं और उनकी एक रचना हमारे पाठ्यक्रम में दी गई है। गद्यकार भी और एक अद्वितीय वक्ता भी हैं, बहुत अच्छे वक्ता थे, राजनीतिज्ञ भी थे और पत्रकार भी थे। अगर बात करें इनकी लेखन पद्धति की, लेखन कौशल की अगर बात करें, यानी कि एक अच्छे गद्यकार भी हैं, पत्रकार भी हैं, कवि भी हैं, तो इनकी रचनाएं जो है वो किस भाषा में रही हैं, तो भाषा भी मैंने लिखी है। आपको यहाँ से शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको साइड से कर देता हूँ। हाँ, तो भाषा इनकी कौन कौन सी है? ब्रज भाषा में इन्होंने कविताएं लिखी हैं, खड़ी बोली और संस्कृत पर इनकी पकड़ बहुत अच्छी थी, है ना। तो ये इनकी भाषा क्षेत्र हो गया। कर्म क्षेत्र के बारे में बता ही दिया। कवि, गद्यकार, राजनीतिक, पत्रकार और एक अद्वितीय वक्ता भी ये रहे। अगर इनकी बात करें प्रमुख रचनाएं की, तो इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। रचनाएं इनकी हैं अपलक, क्वासी, उर्मिला, कुमकुम और रश्मि रेखा। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आपके पाठ में दी भी गई हैं। प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताया था, चूंकि जिनका यहाँ जहाँ पर इनका जन्म हुआ था वो गांव था मदाना, वहां पर शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं थी, तो इनकी माँ प्रारंभिक शिक्षा के लिए इन्हें शाजापुर लेके गई। वहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और 10वीं परीक्षा उन्होंने उज्जैन से और कक्षा 12वीं की परीक्षा उन्होंने कानपुर से प्राप्त की। ठीक है। तो एक अधिवेशन के बारे में कहा था, सन 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन को ये देखने गए थे। वहां इनकी मुलाकात, संयोगवश इनकी मुलाकात
माखनलाल चतुर्वेदी और मैथिली शरण गुप्त महान कवि रहे अपने समय के। माखनलाल चतुर्वेदी और मैथिली शरण गुप्त, इनसे उनकी भेंट हो गई। सन 1917 में हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की और बालकृष्ण शर्मा गणेश शंकर विद्यार्थी के आश्रम में कानपुर आकर क्राइस्ट चर्च कॉलेज में इन्होंने दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू की। तो यहाँ हमें देखने के वाली की बात ये मिल जाती है कि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का भी इन पर प्रभाव पड़ा। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने अपनी परीक्षा छोड़ दी, फिर राजनीति में सक्रिय हुए। राजनीति में बहुत अच्छा इनका स्वागत भी हुआ, राजनीतिक वातावरण में इनका बहुत अच्छा सा स्वागत हुआ। प्रमुख रचनाएं बता दें तो प्रमुख रचनाओं में से आज हम जिस रचना को पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में दी गई है, पाठ 11 के तौर पर, इसका शीर्षक है भारतवर्ष हमारा है। तो इस पाठ में भारतवर्ष हमारा है कविता में कवि ने भारत देश को पृथ्वी और सूर्य चंद्र के उद्भव काल, यानी कि जब पृथ्वी का, सूर्य, चंद्रमा का, तारों का उद्भव हुआ, इनका जन्म हुआ, तब से ये भारतवर्ष अस्तित्व में है। तो इसकी महानता का गौरवगान बालकृष्ण शर्मा ने अपनी इस कविता में किया है। राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण इस कविता में कवि ने जनता के मन के उत्साह का वर्णन करते हुए कहा है कि भारत का सामना करने की क्षमता, भारत का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं है। ये भारतवर्ष तब से अस्तित्व में है जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब से सूरज चांद बने, जब से आकाश में तारे बने, जब से हवा ने चलना सीखा, जब से समुद्र बना, जब से समुद्र की लहरों ने लहराना सीखा, तब से इस भारतवर्ष का अस्तित्व है। और बालकृष्ण शर्मा यानी कि नवीन जी कहते हैं कि भारतवर्ष सबसे पुराना देश है। यह हमेशा से अस्तित्व में है। और इस कविता के माध्यम से बालकृष्ण शर्मा नवीन ने हमारे भारतवर्ष की महानता का गौरवगान किया है। तो चलिए बालकृष्ण शर्मा को नमन करते हुए हम उनकी एक कृति, उनकी कविता भारतवर्ष हमारा है, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पहले मैं कविता को पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको प्रत्येक पंक्ति का अर्थ बताऊंगा। कठिन शब्द आएंगे तो उसका अर्थ भी मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही उत्साह से ये कविता लिखी गई है। चलिए मैं कविता को पढ़ता हूं। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही सुधारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नव के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से यह देश हमारा है, यह अभिमान हमारा है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तब से यह देश हमारा है, यह अभिमान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जब से घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, पहली पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हैराना, जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। गरज उठे 42 कोटि जन सुन के ये उछाल भरे, कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतःस्थल सेहरे, आज नए युग के नयनों में ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। काफी उत्साह भर देने वाली इस कविता के रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा। बहुत अद्भुत और उत्साह भर देने वाली ये कविता है। मैंने इसको पढ़ा, मेरा हृदय गदगद हो गया इस कविता को पढ़कर। चलिए अब मैं शुरू करता हूं प्रत्येक पंक्ति को और इसका अर्थ भी आपको समझाने वाला हूं, अर्थ भी आपको इसका बताने वाला हूं। प्रारंभ से ही
पढ़ते हैं। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही सुधारा है। कोटि कोटि कहने का तात्पर्य है करोड़ों। कंठ ये हमारा जो होता है ये भाग जहां से आवाज उत्पन्न होती है इसको कंठ कहते हैं। आमतौर पर इसको गला कहा जाता है ना। कहते हैं ना कि गले से आवाज निकली, ये कंठ ही है, कंठ से आवाज निकलती है ना। तो कोटि कोटि यानी करोड़ों कंठों से निकली आज यही स्वधारा है। स्वधारा है स्वर धारा, स्वर यानी कि ध्वनि, ध्वनि का प्रवाह, तेज ध्वनि का प्रवाह। जब आवाहन करते हैं हम तो तेज ध्वनि से, उत्साह भरे शब्दों से हम किसी का आवाहन करते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए बालकृष्ण शर्मा पहली पंक्ति में कहते हैं कि कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि भारतवर्ष के गौरव का बखान करते हैं, गौरव गान करते हैं। वे कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले करोड़ों लोगों के गले से, करोड़ों लोगों के कंठों से आज यही स्वर निकल रहा है कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। आगे की पंक्ति में, जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने। नव सृजन के, अब यहां पे एक शब्द आया है सृजन। तो सृजन कुछ इस प्रकार लिखा है आपकी कविता में, सृजन। अब चूंकि ये कविता है तो कविता में शब्दों का हेर फेर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस पर प्रभाव पड़ता है भाषा का। कवि ने किस भाषा का प्रयोग किया है? कवि ने कड़ी बोली का प्रयोग किया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो वास्तविक अगर देखा जाए तो सृजन का सही कैसे लिखेंगे? सृजन को सही लिखेंगे सृजन, ठीक है। सृजन का तात्पर्य होता है, सृजन का मतलब होता है रचना। क्या होता है? रचना, निर्माण, ठीक है। तो जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने। तो सृजन मैंने आपको बता दिया, नव यानी कि नवीन, नए। तो नई रचना के स्वप्न के अनेक स्वप्न, नई रचना के, नए निर्माण के अनेक स्वप्न जागे हैं। तो जिस दिन सबसे पहले जागे, क्या जागे हैं? सपने जागे हैं। किसके सपने जागे हैं? नए निर्माण के, नई रचना के। तो जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने। और कवि बालकृष्ण शर्मा कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली देश है। जब सबसे पहले विश्व के रचयिता के मन में विश्व का निर्माण का ख्याल आया था, जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ था, यानी ख्याल आया था, ख्याल यानी कि स्वप्न, सृजन के, रचना के नए नए स्वप्न। जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने। जिस दिन देश काल के दो दो, दो दो यानी कि दो और दो यानी गिनती वाले दो जो हैं, दो दो। विस्तृत का मतलब होता है विशाल, बड़ा। विमल स्वच्छ, वितान तंबू, वितान का मतलब होता है तंबू। तो यहां कवि का कहने का तात्पर्य है विस्तृत, बड़े स्वच्छ तंबू तने। अब वो तंबू कौन कौन से हैं? वो तंबू एक तो हो जाएगा धरती और दूसरा आसमान। धरती और आसमान की बात करते हुए कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन कहते हैं कि जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नव के तारे छिटके, नव यानी कि आकाश, अंबर के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने। और जिस दिन से, यानी कि अब भारतवर्ष के अस्तित्व की बात करते हुए बालकृष्ण शर्मा लिखते हैं कि इस भारतवर्ष का अस्तित्व तब से है जब से इस धरती, ये धरती और आकाश बने, ये विशाल बड़े धरती और आसमान बने। जिस दिन से आकाश में
तारे छिटके यानी कि तारे बने और जिस दिन से सूरज चांद बने तब से यह भारतवर्ष अस्तित्व में है। तब से यह भारतवर्ष अस्तित्व में है, तब से हमारा भारत देश अस्तित्व में है। अपने देश पर हमें गर्व है और तब से यह देश हमारा है, यह अभिमान हमारा है। अभिमान का मतलब होता है गौरव। तो तब से यह देश हमारा है, तब से अभिमान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। आगे की पंक्तियों में बालकृष्ण शर्मा जी लिखते हैं, जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना। घटाएं यानी कि काले उमड़े हुए बादल। तो विज्ञान में, साइंस में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो पृथ्वी के अस्तित्व की बात करते हुए साइंस में आपने पढ़ा होगा कि बादल उमड़े। तो बहरहाल बालकृष्ण शर्मा ने अपनी कविता में लिखा है, जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना। गहराना का मतलब होता है उमड़ना। घटाओं ने यानी कि उमड़ते हुए बादलों ने सबसे पहले उमड़ना सीखा था। जब काली घटाओं ने सबसे पहले उमड़ना सीखा था। पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना। हहराना का मतलब होता है दहलना। हवाएं क्या करती हैं? हवाएं जो चलती हैं, तेज हवाएं चलती हैं, तो सबसे पहले जो हवा ने लहराना, हहराना या फिर दहलना सीखा था। जबकि जलधि सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। जलधि, जलधि पर्यायवाची है समुद्र का, ठीक है। और जब समुद्र ने जब समुद्र लहराना सीख रहे थे, जब समुद्र की लहरों ने लहराना सीखा था, तब से यह भारतवर्ष अस्तित्व में है। तो एक बार पुनः पंक्तियों को पढ़ता हूं। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, जबकि जलधि सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। और यहां कवि बालकृष्ण शर्मा कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष उसी समय से अस्तित्व में है जब बादलों ने पहले पहले आसमान में उमड़ना और गरजना सीखा था। जब हवाओं ने पहले पहले अपनी गति से लोगों को कुछ दहलाना सीखा था। जब हवाएं तेज, बहुत तेज उमड़ रही थी, दहल रही थी। और जबकि जलधि सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, और जब सारे समुद्र में पहले पहले लहरें उठी हुई थी, लहरों ने उठना शुरू किया था, तब से पंक्ति, उसकी आगे पंक्ति है, उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है। आदि कहते हैं आरंभ से, आदि कहते हैं आरंभ से, और अनादि कहते हैं कि जिसका कोई आरंभ ना हो, यानी कि जो हमेशा से हो, जो हमेशा से हो उसे अनादि कहते हैं, आरंभ को हम आदि कहते हैं, ठीक है। तो उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो यहां कहते हैं जब हवाओं ने, तेज हवाओं ने लहराना सीखा, समुद्र की लहरों ने, समुद्र ने पहले लहराना सीखा सबसे पहले, और आकाश में बादलों ने उमड़ना सीखा, तब से, यानी कि जब पृथ्वी बनना शुरू हुई थी, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तभी बादल उमड़े थे, समुद्रों की लहरों ने लहराना सीखा था, तेज हवाओं ने दहलना सीखा था। तब से, ये उसी समय से, आरंभ से, और जो हमेशा से है उसी समय से कहते हैं कि उसी अनादि आदि काल से यह भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान है, यह भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। आगे बालकृष्ण शर्मा जी लिखते हैं, गरज उठे 42 कोटि जन सुन के ये उछा भरे, को गरज उठे 42 कोटि जन सुन के ये उछा भरे,
कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतःस्थल सिहरे, आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। गरज उठे, गरज उठना समझते हैं आप? गरजने का मतलब होता है बहुत तेज स्वर में स्वर उत्पन्न करना, बहुत तेज स्वर उत्पन्न करना। जैसे बादल जब उमड़ते हैं तो बादलों से आवाज उत्पन्न होती है, जिसे हम गरजना कहते हैं। बादलों के ऊपर एक कहावत है, हालांकि उस कहावत का कोई इस कविता से लेना देना नहीं है, लेकिन शब्द आया है गरजना, तो उसको फिर बता देता हूं। कहा जाता है, कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो बादलों के लिए कहा गया है, जो बादल गरजते हैं वो बादल बरसते नहीं। हालांकि इसका अर्थ अलग है, बादलों का सिर्फ उदाहरण दिया गया है। तो गरजने का अर्थ मैं आपको यहां समझाने का प्रयास कर रहा था। तो गरजने का मतलब होता है एक तीव्र स्वर उत्पन्न करना, ठीक है। तो गरज उठे 42 कोटि जन, 42 यानी कि 42 कोटि जन, करोड़ों जन। कोटि जन का मतलब है करोड़ों जन, करोड़ों इंसान, ठीक है। तो गरज उठे 42 कोटि जन, सुन ये वचन उछाह भरे, कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, प्रतिपक्षी यानी कि विरोधी, उनके अंतःस्थल सिहरे। अंतःस्थल यानी कि हृदय, सिहरे यानी कि कांप उठे डर के मारे, यानी कि जो विरोधी हैं, जो प्रतिपक्षी हैं, जब उन्होंने भारतवर्ष की 42 करोड़ जनता के द्वारा उत्साह भरे शब्दों में यह जय जयकार सुनी है भारत की, तब जो विरोधी हैं उनके अंतःस्थल सिर उठे हैं, उनके अंतःस्थल, उनके हृदय, उनका मन कांप उठा है डर की वजह से। कौन सा डर था? वो 42 करोड़ भारतीयों का उत्साह भरा स्वर था, जिससे विरोधी प्रतिपक्षी कांप उठे थे। तो गरज उठे 42 कोटि जन, सुन ये वचन उछाह भरे, कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतःस्थल सिहरे, आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। और यहाँ बालकृष्ण शर्मा जी कहते हैं कि भारतवर्ष की समूची, यानी कि भारतवर्ष की सारी, समूची यानी कि सारी 42 करोड़ जनता के एक स्वर में आह्वान किया है। 42 करोड़ जनता ने एक स्वर में आह्वान किया है कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, की हुंकार भर रही है। 42 करोड़ जनता क्या हुंकार भर रही है? भारत की 42 करोड़ जनता हुंकार भर रही है कि यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि कहते हैं कि देशवासियों के ये उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे प्रतिपक्षी, हमारे विरोधी, हमारे दुश्मनों के दिल दहल उठे हैं, दुश्मनों के दिल कांप उठे हैं। आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं, प्रतिपक्षियों के लिए, विरोधियों के लिए आज भारतवासियों के आंखों में आग के शोले दहक रहे हैं। अगर इन भारतवासियों को बस चले तो दुश्मनों का सर्वनाश कर दें, लेकिन भारतवासी हैं, ठीक है। तो आज फिर बालकृष्ण शर्मा यानी कि नवीन जी लिखते हैं, कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो यहां बालकृष्ण शर्मा कहते हैं इन लोगों का सामना करने का, यानी कि जो 42 करोड़ जनता है भारत की, 42 करोड़ जो भारतीय हैं, जो उत्साह से वचन भर रहे हैं, उत्साह भरे वचन कह रहे हैं। वो उत्साह भरे वचन कौन से हैं? यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है।
तो इन लोगों का सामना करने का, यानी कि इन भारतीयों का सामना करने का किसी भी में सामर्थ्य नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है जो भारतीयों को, 42 करोड़ भारतीयों का सामना कर सके। इतना सामर्थ्य किसी में नहीं है, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। तो इसी के लिए पंक्ति कही गई है, कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो इनका सामना, इन लोगों का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में सामर्थ्य नहीं है। यह महान देश हमारा है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो वीर रस से परिपूर्ण इस कविता, इस बालकृष्ण शर्मा नवीन की इस कविता को पढ़कर काफी मन ने प्रफुल्लित महसूस किया। मन बहुत प्रफुल्लित है और उत्साहित भी है। तो बालकृष्ण शर्मा की इस कृति को मेरा सत सत नमन है, और बालकृष्ण शर्मा को भी मेरा सत सत नमन है। इस महान कवि ने, महान देशभक्त ने, महान एक राजनीतिज्ञ ने हमारे देश के लोगों में उत्साह भरने के लिए रचनाओं, कविताओं का और विरोधियों के विरोध के लिए बालकृष्ण शर्मा के द्वारा कई लेख भी लिखे गए। उनके उत्साह, उनके हौसले को सत सत नमन करते हुए इस पाठ को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। सभी बच्चे शब्दार्थ याद कर लेंगे और शब्दार्थ के साथ साथ आपके स्वाध्याय में जो भी प्रश्न दिए गए हैं वो प्रश्न कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आपको भी, आप में भी उत्साह भर दिया होगा। तो कुछ पर्यायवाची या विलोम शब्द देख लेते हैं। जैसे विलोम शब्द देख लेते हैं। एक शब्द आया था, ये रहा सृजन। सृजन यानी कि शुद्ध, इसका शुद्ध ऐसे लिखा जाता है सृजन। सृजन का मतलब होता है निर्माण। तो सृजन का विलोम शब्द या विरुद्धार्थी शब्द, विरोधी क्या हो जाएगा, विसर्जन। विस्तृत, विस्तृत का मैंने कहा था फैला हुआ। विस्तृत का मतलब होता है फैला हुआ, बड़ा। तो विस्तृत का विलोम शब्द हो जाएगा संक्षिप्त, छोटा रूप, है ना। अब इनका मैं आपको बता देता हूं, इनका प्रयोग कहाँ होता है। आपने अपने स्वाध्याय में पढ़ा होगा, जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न इस प्रकार रहते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों का विस्तृत उत्तर दीजिए। यानी कि एक बड़े स्केल पर या फिर कई ज़्यादा शब्दों में बड़ा उत्तर लिखिए। और संक्षिप्त होता है छोटा रूप, ठीक है। किसी बड़ी चीज़ को छोटा कर देना संक्षिप्त रूप होता है उसका, और बड़ा विस्तृत कहलाता है, ठीक है। अभिमान यानी कि गर्व, इसका विरुद्धार्थी शब्द हो जाएगा निरभिमान। आदि का अंत हो जाएगा, अग्नि का जल हो जाएगा, ठीक है। भरा का विरुद्धार्थी हो जाएगा खाली। तो ये आपके यहाँ विरुद्धार्थी शब्द हो जाएंगे। भाववाचक संज्ञा भी हैं, तो भाववाचक संज्ञा आपको बता देता हूँ जो आपके इसमें पाठ में आई हैं। जागना, जागना का हो जाएगा जागृति। हाँ, भाववाचक संज्ञा के बारे में आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने संज्ञा से, यानी कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना अगर नहीं सीखा है तो वीडियो की, यानी कि इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको भाववाचक संज्ञा बनाना सिखाया गया है, वहाँ से आप भाववाचक संज्ञा बनाना सीख सकते हैं। आपके पाठ में जो संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आए हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। विस्तृत का क्या हो जाएगा, विस्तृति। गरजना, गरजना क्या है, गरजना क्रिया है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं और क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो गरजना एक क्रिया है, तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा हो जाएगा गर्जना,
क्या? गर्जन। गर्जन इसका सटीक रहेगा। कांपना, कांपना का हो जाएगा कंपन। सामने, सामना। घना, घनत्व। घना का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा घनत्व। तो यहां से भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। सभी प्रश्नोत्तर आपके जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं वो कर लेंगे। निरंतर पढ़ते रहिए, अपना अभ्यास भी निरंतर करते रहिए। निरंतरता ही आपको सफलता दे सकती है। ठीक है, चलिए यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगाकर निरंतर पढ़ते भी रहिए। चलिए, धन्यवाद।